Hello everyone. Today we will discuss Order 22. Order 22 deals with the abatement of the suit in case of a death, marriage and insolvency of the parties. अबेटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अबेटमेंट कहते किसे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अबेटमेंट? Abatement doesn't mean the dismissal of the suit, but the ultimate effect of the abatement is similar to the dismissal of the suit. मतलब क्या कि एग्जैक्टली वो डिसमिसल ऑफ सूट नहीं है, बट उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि जैसे सूट को डिसमिस कर दिया हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट सूट, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट सूट ए डाइज एंड द राइट टू स्यू that the right to sue in favor of A does not survive in any one of the LRs of the A, कि उसके LRs पे राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं करता, तो उस केस में सूट अबेट हो जाएगा. अबेटमेंट मीन्स जो स्टेटस को पहले था सूट फाइल करने से पहले, तो वही स्टेटस को रहेगा. जब उसकी डेथ हुई जो स्टेटस को था वही स्टेटस को रहेगा. whoever in the whatever position, that person will hold the same position. जो पहले पोजीशन थी वही पोजीशन रहेगी और कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पार्टीज में स्टेटस को रहेगा. अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा अबेटमेंट का? द इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट इज दैट नो वन कैन फाइल अ सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. सॉरी, मतलब कि जो अबेटमेंट है, सपोज करो ए की डेथ हो गई, राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं किया उसके एल के फेवर में. इन दैट केस जो ए के एल हैं वो सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सब्सिक्वेंटली बी के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते. सेकंड कंडीशन आ गई, अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर जाता है एल के फेवर में, देन एल को उसकी जगह इम्प्लीड कर दिया जाएगा और सूट को कंटिन्यू कर लिया जाएगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू स्यू? राइट टू स्यू सर्वाइव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी. राइट टू स्यू का मतलब ये है कि अगर सपोज करो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, अगर एक नॉर्मल से एग्जांपल लेके चले हम, कि अगर नॉर्मल पर्सन की एक किसी बंदे की किसी वजह से डेथ हो जाती है और उसकी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कोई, वो कॉज ऑफ एक्शन का राइट उसके एल में आगे ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा. अगर तो राइट ट्रांसफ़र होगा देन राइट टू स्यू सर्वाइव्स, अगर नहीं होगा देन राइट टू स्यू डजंट सर्वाइव. फॉर एग्जांपल, ए के पास एक प्रॉपर्टी है और बी उसने उसको डिस्पोजेस कर दी उस प्रॉपर्टी से. फॉर एग्जांपल, ए इज़ द ऑनर ऑफ द हाउस एंड बी हैज़ डिस्पोजेस्ड A from his house. A filed a suit for the possession against B, and during the pendency of that suit, A dies. Now, in this case, the right of the ownership and the possession has been transferred in the favor of the LRs of A. जो उसके लीगल ईयर्स होंगे, जो क्लास 1 लीगल ईयर्स होंगे, उनकी फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी. अगर सपोज करो बी ने डिस्पोजेस ना किया होता तो वो ऑनरशिप प्रॉपर्टी की किसके पास जानी थी? उसके एल के पास. तो इस केस में बी ने क्योंकि डिस्पोजेस किया हुआ है ए को, ए ने सूट फाइल किया फॉर द पोजेशन, ऑनरशिप उसके एल के फेवर में ट्रांसफ़र होगी ऑन द डेथ ऑफ द ए, हो गई वो. तो राइट टू स्यू जो है पोजेशन लेने का, वो भी उसके एल के फेवर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. सपोज करो ए का सन है एस, तो एस के फेवर में राइट टू स्यू सर्वाइव कर जाएगा. एंड ऑन द डेथ ऑफ ए, द एल ऑफ ए कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट टू इम्प्लीड देमसेल्व्स एज अ प्लेंटिव बीइंग एज एन एल ऑफ द ए, कि हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण आप ए की जगह इम्प्लीड कर दीजिए प्लेंटिव
बना करके हम सूट को कंटेस्ट करेंगे। सिमिलर इज द केस ऑफ डिफेंडेंट। ए ने बी पे सूट फाइल किया और ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द सूट बी डाइज। जिस कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट बी के ऊपर सूट फाइल किया, सपोज करो बी ने डिस्पोजेस किया था, तो जो बी के पास पोजेशन है किसी भी प्रॉपर्टी का वो उसके एलआरस को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि बी इज राइट नाउ हैविंग द पोजेशन ऑफ द ए वेदर द पोजेशन इज लीगल और इलीगल। तो जो भी पोजेशन होगा वो तो लीगल है या इलीगल है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन द सूट वेयर इन ए हैज़ फाइल्ड द सूट फॉर द पोजेशन, कि वेदर द बी हैज़ dispossessed A or not, it is yet to be decided. So during the pendency of the suit, B dies and the right to sue against B survives in favor of the LRs। मतलब कि जो घर का पोजेशन है जब B के B के LRs के पास चला गया, then in that case जो उसके LRs हैं वो तो सूट फाइल कर ही सकता, उनके अगेंस्ट तो सूट फाइल हो ही सकता है ना। अगर सपोज करो कि ए को बी ने डिस्पोजेस कर दिया, बट बी ने अभी सूट फाइल नहीं किया था, सूट फाइल करने से पहले ए ने अभी सूट बी के अगेंस्ट फाइल नहीं किया था और सूट फाइल करने से पहले बी की डेथ होगी, तो जिस प्रॉपर्टी की पोजेशन बी के पास है वो उसके एलआरस के ऊपर डिवॉल्व कर जाएगा। उसके एलआरस अब प्रॉपर्टी का पोजेशन लेके बैठे हैं, तो ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो मर गया, तो वो उसके एलआरस के अगेंस्ट ही फाइल करेगा जो राइट नाउ पोजेशन में है। Similarly is the case अगर during the pendency of the suit defendant dies and the right against which the suit has been filed by the plaintiff survives upon the on the LRs of the defendant, then the plaintiff can file an application before the court for impleading the LRs of the defendant as a defendant, कि LRs को implead करवा सकता है। सपोज करो कि अगर एक पर्सनल क्लेम है कि ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय ए, कि ए बी ने ए के ऊपर असॉल्ट किया है और टॉर्ट की वजह से उसने डैमेजेस क्लेम किए हैं बी से। इन दैट केस इट इज़ अ प्योर पर्सनल क्लेम, बी के ऑन पर्सनल बॉडी या पर्सनली उसके ऊपर अटैक हुआ है, देन डैमेजेस क्लेम करने का राइट की भी उसके पास है, उसके एलआरस के पास नहीं है। अगर ए की डेथ हो जाती है पहले तो उसके एलआरस डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। देयरफॉर इफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जो ए ने बी के ऊपर डैमेजेस के लिए फाइल किया है, ए डाइज, देन इन केस द राइट टू sue डज नॉट सर्वाइव इन द फेवर ऑफ द एलआरस ऑफ द ए। तो इस केस में सूट जो है अबेट हो जाएगा। एक मैं एग्जांपल और बताता हूँ आपको। ए बी सी ये कोपार्टनर्स हैं इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में एक हाउस आता है ये वाला, सपोज करो ये हाउस है जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में आता है, एंड द सेड हाउस इज इन द पोजेशन ऑफ डी। So A, B and C jointly filed a suit to take the possession from D, कि suit for possession file करते हैं against D। In this case A, B, C all are the co-partners and they are having the joint right, सभी का right joint है, so they can file a suit against D to obtain the possession back। तो होता क्या है कि if during the pendency of the suit suppose A dies, the ownership of the B and C will continue। A मरा है, B और C की ऑनरशिप भी है, तो राइट टू स्यू सर्वाइव्स विद B एंड C, क्योंकि ये सभी के सभी कोपार्टनर्स हैं। अगर पुराना लेके चलें कि कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में जो सर्वाइविंग कोपार्टनर्स थे जो अबॉलिश हो चुका है 2005 अमेंडमेंट के साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो सर्वाइविंग कोपार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ऑनर रहते थे। तो उस एग्जांपल को लेकर चलें तो ए के मरने के बाद प्रॉपर्टी के ऑनर कौन रह गए, बी और सी, तो राइट टू स्यू बी और सी में सर्वाइव कर गया ए का भी, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, सूट अबेट नहीं होगा। सपोज बी ऑल्सो डाइज, देन राइट टू स्यू सर्वाइव्स इन फेवर ऑफ सी, देन सी विल कंटिन्यू द सूट अगेंस्ट टी। इन दैट केस सूट शैल नॉट अबेट, वो सूट अबेट
नहीं होगा, चाहे कोई भी मर जाए। सपोज करो तीनों मर जाते हैं तो इनके एलआर्स आ जाएंगे, क्योंकि एलआर्स के ऊपर डिवॉल्व कर जाएगा राइट। आगे एक एग्जांपल है, ए बी एंड सी इन्होंने सूट फाइल किया डी के ऊपर। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी इज सच दैट with regard to the subject matter is such that the right to sue will not survive if any one of the plaintiff dies। कि right to sue survive नहीं करेगा, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया कि ए का राइट टू sue सर्वाइव कर गया था बी और सी के फेवर में, बी की डेथ के बाद सी की फेवर में। बट इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर ए की डेथ हो जाती है बी और सी में राइट टू sue सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि ए के एलआर्स के फेवर में राइट टू sue सर्वाइव करेगा। सपोजिंगली इन दैट केस ए डाइज, देन टू अवॉइड द अबेटमेंट ऑफ सूट विद रिगार्ड टू द ए, it is necessary that the LRs of the A should be implemented as a plaintiffs। पिछली जो एग्जांपल थी उसमें हमने LRs को पहले लेके आने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज राइट टू sue सर्वाइव्स इन फेवर ऑफ द को प्लेंटिव्स, तो वो को प्लेंटिव्स के फेवर में ही आ गया था उसका राइट टू sue सर्वाइव। इन दिस एग्जांपल द राइट टू sue doesn't survive in the favor of the co plaintiffs, but the right to sue survives in the favor of the LRs of the deceased। So to avoid the abatement of the suit qua that deceased plaintiff, it is necessary that the LRs should be impleted as a plaintiffs। अगर plaintiffs की जगह पे उसको LRs को implement नहीं किया जाता, qua that person suit shall abate, वो सूट ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो लिमिटेशन में जो पीछे टेबल है उसमें आर्टिकल 120 एंड 121 डील्स विद द अबेटमेंट ऑफ सूट के जो लिमिटेशन है उसमें दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अबेटमेंट ऑर्डर 22 को रेड विद करना है आर्टिकल 120 एंड 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। जब आंसर में लिखेंगे आप मेंस में तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा अगर ये रेफरेंस देते हैं। आर्टिकल 120 स्टेट्स सूट विल अबेट इन 90 डेज फ्रॉम द डेथ ऑफ द पार्टी। मतलब कि अगर इस एग्जांपल में ए की डेथ 1 जनवरी 2020 को हो गई होती, कि उसकी डेथ 1 जनवरी 2020 को हो गई है, तो उसके 90 डेज में एलआर्स को इम्प्लीट करना ज़रूरी है। अगर 90 डेज में इम्प्लीट नहीं करते देन द सूट शैल ऑटोमेटिकली अबेट, वो अबेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सूट अबेट हो गया तो उसको सेटिंग असाइड भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 121 में लिमिटेशन पीरियड दिया गया है 60 डेज़, कि आप 60 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा के रीजनेबल कॉज दे करके कि वाई द एलआर्स हैज़ नॉट बीन इम्प्लीटेड विद इन द 90 डेज, बाय असाइनिंग दैट रीजन द अबेटमेंट कैन बी सेट असाइडेड। ये देखिए यहाँ पे बंदे की डेथ हुई तो ये 90 डेज़ हैं, इसमें अगर इस पीरियड के अंदर एलआर्स को इम्प्लीट कर दिया तो गुड। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 90th डे द सूट शैल ऑटोमेटिकली अबेट, ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा। उससे आगे अब ये 60 डेज़ का पीरियड है फॉर सेटिंग असाइड द अबेटमेंट ऑर्डर। इस 60 डेज़ में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने 90 डेज़ में क्यों नहीं एप्लीकेशन लगा करके एलआर्स को इम्प्लीट किया। फॉर एग्जांपल वो रीज़न दे देंगे जी प्लेंटिव, अगर प्लेंटिव ने डिफेंडेंट के एलआर्स इम्प्लीट करवाने हैं तो रीज़न दे देगा जी मेरे को तो पता ही अभी लगा है कि उसकी डेथ हो गई, सो आई एम फाइलिंग द अबेटमेंट एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कोर्ट की पहली हियरिंग थी 1 जनवरी हियरिंग होने के बाद 5 जनवरी को वो मर गया। फर्स्ट हियरिंग जो 1 जनवरी को हियरिंग हुई उसके बाद कोर्ट ने डेट जुलाई की डाल दी, जब वो जुलाई में आया तब उसको पता लगा कि डिफेंडेंट मर गया जी, उससे पहले उसको नॉलेज ही नहीं है प्लेंटिव को। सो द प्लेंटिव विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट ऑर्डर विद इन 60 डेज़। अगर ये 60 डेज़ भी एक्सपायर हो जाते हैं देन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन साथ में लगेगी। तो ये 3 एप्लीकेशंस होती हैं फॉर सेटिंग असाइड अबेटमेंट ऑर्डर।
पहले हम इसके वो पढ़ते हैं रूल्स। अब क्या कहते हैं, अबेटमेंट बेसिकली यही है, आपको बेसिक पता लग गया। अब जब हम रूल्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव्स। वही चीज़ आ गई कि अबेटमेंट नहीं होगा अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर जाता है। द डेथ ऑफ द प्लांटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट इफ द राइट टू स्यू सर्वाइव्स। मतलब कि जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ है उससे सूट अबेट नहीं होगा अगर राइट टू स्यू सर्वाइव करता है। वो ऑब्वियसली बात है कि डेथ के बाद एलआर्स की फेवर में ही राइट टू स्यू सर्वाइव करेगा। प्रोसीजर व्हेन वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स डाइज एंड द राइट टू स्यू survives, where there are more plaintiffs or defendants than one, and any one of them dies, and where the right to sue survives to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or against the surviving defendant or defendants alone, the sorry, the court shall cause an entry to the effect to sorry to be made on the record, and the suit shall proceed at the instance of the surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendant or defendants। ये एग्जांपल आ गई कोपार्सनल वाली, ए बी एंड सी ये तीनों कोपार्सनल्स है। डी के अगेंस्ट सूट फॉर पोजेशन फाइल किया, ये हाउस का पोजेशन लेना है इन्होंने, इसके रिगार्डिंग इन्होंने सूट फाइल किया। तो इसमें से ए मर गया तो राइट टू सू जो सर्वाइव कर रहा है बी और सी के ऊपर कर रहा है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट विद रिगार्ड टू द डेथ ऑफ ए एंट्री कर लेगी, रिकॉर्ड कर लेगी उसको कि ए की डेथ होगी एंड राइट टू स्यू सर्वाइव्स इन द फेवर ऑफ बी एंड सी, और बी एंड सी के इंस्टांस पे ये सूट आगे कंटिन्यू हो जाएगा। आगे है वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1 द सूट शैल अबेट so far as the deceased plaintiff is concerned, and on the application of the defendant the court may award to him the cost which he may have incurred in defending the suit to be recovered from the estate of the deceased plaintiff। मतलब कि on the expiry of the 90th day as stated in the article 121 of the limitation act the suit shall abate on the death of the plaintiff। मतलब कि प्लेंटिफ की डेथ पे वो सूट अबेट हो जाएगा। अगर मोर देन वन प्लेंटिफ इज देयर तो सूट उसी प्लेंटिफ के क्वार्ट अबेट होगा, ना कि सारा सूट अबेट होगा। जो रिमेनिंग प्लेंटिफ है उनके क्वार्ट तो वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो रिमेनिंग प्लेंटिफ है, अगर तो प्लेंटिफ के एलआर्स को जो डिसीज्ड है उनको अगर इम्प्लीट कर लिया तो उसके अगेंस्ट भी अबेट नहीं होगा। अगर नहीं किया तो क्वा उसके अबेट हो जाएगा, बाकी प्लेंटिफ के अगेंस्ट कंटिन्यू हो जाएगा। अगर सूट अबेट हो जाता है तो इस केस में डिफेंडेंट हैज़ अ राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन टू रिकवर द कॉस्ट। कि जो ए के अगेंस्ट सूट डिसाइड ही हो गया, जब वो अबेट हो गया तो डिफेंडेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू रिकवर द कॉस्ट। तो कोर्ट जो कॉस्ट अलाउ करेगी वो प्लेंटिफ डिसीज प्लेंटिफ की एस्टेट में से डिफेंडेंट को दे दी जाएगी। आगे कहते हैं वो प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स और ऑफ सोल डिफेंडेंट वेयर of two or more defendants dies and the right to sue doesn't survive against the surviving defendant or defendants alone, or a sole defendant or a sole surviving defendant dies and the right to sue survive, the court on an application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased defendants to be made a party and shall proceed with the suit। मतलब कि if the right to sue against the defendant survives, अगर एक है या एक से ज़्यादा है, देन इन दैट केस द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ विल इम्प्लीड द एलआर्स ऑफ दैट डिफेंडेंट। सपोज करो दो डिफेंडेंट हैं, उनमें से एक मर गया एंड द राइट टू स्यू डजंट सर्वाइव, तो जो दूसरा डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट सूट नहीं अबेट होगा, उसके अगेंस्ट सूट कंटिन्यू रहेगा। जो जिस डिफेंडेंट की डेथ हुई है उसके अगेंस्ट सूट अबेट हो जाएगा। अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है दो डिफेंडेंट के केस में, एक डिफेंडेंट मर गया, राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, इन दैट केस उसके एलआर्स को इम्प्लीट करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो क्वा दैट डिसीज डिफेंडेंट सूट शैल अबेट।
Any person so made a party may make any defense appropriate to his character as a legal representative of the deceased defendant. मतलब कि जिस भी एलआर को पार्टी बनाया जाएगा वो अप्रोप्रिएट डिफेंस ले सकता है टू हिज करेक्टर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट. वो अपने लीगल करेक्टरिस्टिक के कोआ भी एक डिफेंस ले सकता है. वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1 द सूट शैल अबेट एज अगेंस्ट द डिसीज डिफेंडेंट. जैसे 90 डेज में अगर एप्लीकेशन नहीं लगती तो सूट अबेट हो जाएगा. कोर्ट के ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा चाहे नॉलेज है चाहे नहीं है. फोर्थ है द कोर्ट वेन एवर इफ इट थिंक्स फिट मे एग्जेम्प्ट द प्लेंटिफ फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच डिफेंडेंट who has failed to file a written statement or who having filed it has failed to appear and contest the suit at the hearing, and judgment may in such case be pronounced against the said defendant notwithstanding the death of such defendant, and shall have the same force and effect as if it has been pronounced before death took place. मतलब कि सपोज करो ए ने पी के और सी के ऊपर सूट फाइल किया. ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी एंड सी. तो इसमें बी की डेथ हो गई. तो बी ने क्या हुआ था, बिफोर फाइलिंग ऑफ द डेथ, बिफोर हिज डेथ ही हैज़ नॉट फाइल्ड द WS. उसने विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में WS फाइल नहीं की, या वो कोर्ट के सामने उसको सम्मन सर्व हो गए बट कोर्ट के सामने वो अपीयर नहीं हो रहा कंटेस्ट करने के लिए सूट. इन दैट केस A is not need to file an application to implead the LRs of B. उसको ज़रूरत नहीं है, and the court can pronounce the judgment against B. तो वो क्या प्रज्यूम किया जाएगा इन दो केसेस में जिसमें उसने रिटन स्टेटमेंट नहीं दी और दूसरा क्या कि वो अब कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हो रहा था. इन दैट केस दोनों केसेस में कोर्ट बी के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है. उन्होंने मे वर्ड यूज़ किया है, कर सकती है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की. और अगर कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देती है आफ्टर द डेथ ऑफ बी देन इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द जजमेंट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बिफोर द डेथ ऑफ बी. तो वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी डेथ से पहले प्रोनाउंस कर दी गई थी. आगे है वेयर द प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ डिफेंडेंट एंड कुड नॉट फॉर दैट रीजन make an application for the substitution of the LRs of the defendant under this rule within the period specified in the Limitation Act. आ गया तो Limitation Act Article 120 and 121 and the suit has in consequence abated. मतलब कि जो प्लेंटिफ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2020 में पहली हियरिंग हुई केस की, उसके बाद केस एडजर्न हो गया जुलाई के लिए और 5 जनवरी को डिफेंडेंट की डेथ हो गई. 2 डिफेंडेंट थे, उसमें से एक की डेथ हो गई. प्लेंटिफ को उसकी नॉलेज ही नहीं है. प्लेंटिफ को नॉलेज हुई जब अगली डेट में जुलाई में वो पेश हुआ, तब उसको नॉलेज हुई कि जो एक डिफेंडेंट है उसकी डेथ हो गई थी 5 जनवरी को. अब 90 डेज़ का पीरियड तो एक्सपायर हो चुका है, 3 मंथ्स तो एक्सपायर कब के हो गए हैं. इन दैट केस प्लेंटिफ कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अबेटमेंट, क्योंकि 60 डेज़ भी आगे ख़त्म हो गए, 6 महीने हो गए, तो उसमें 60 डेज़ भी अभी ख़त्म हो गए. जो सेटिंग असाइड अबेटमेंट का एप्लीकेशन लग सकती थी आर्टिकल 121 के अंडर जो दी गई है टाइम पीरियड, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट में वो 2 एप्लीकेशन लगाएगा. एक तो 60 डेज़ के पीरियड ली और साथ में सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की फॉर द कंडोनेशन ऑफ द डिले बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 60 डेज़. तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं. द प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरफॉर in the Limitation Act for setting aside the abatement and also for the admission of that application under section 5 of that act on the ground that he had by reasons of such ignorance sufficient cause for not making the application with the period specified in that act. मतलब वही बात आ गई, जो उसको पता ही नहीं था तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन वो साथ में लगाएगा. The court shall, in considering the application under the said section 5,
हैव ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ सच इग्नोरेंस इफ प्रूव, कि अगर कोर्ट को वो अपनी इग्नोरेंस, उसकी डेथ की इग्नोरेंस के बारे में प्रूव कर देता है, कोर्ट उसकी वो कंसीडर करेगी प्ली को, और उसका सेक्शन 5 की जो उसकी लिमिटेशन एक्सीड कर गई है, वो एक्सपायर हो गई है, तो उसको वो कंडोन करने के लिए सफिशिएंट कॉज मान लेगी। प्रोसीजर वेयर देयर इज़ नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट मर गए, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो क्या होगा प्रोसीजर? इफ़ इन एनी सूट it shall appear to the court that any party who has died during the pendency of the suit has no LR, the court may, on the application of any party to the suit, proceed in the absence of a person representing the estate of the deceased person, or may by order appoint the administrator general or an officer of the court or such other person as it thinks fit to represent the estate of the deceased person for the purpose of the suit, and any judgment or order subsequently given or made in the suit shall bind the estate of the deceased person to the same extent as he would have been bound if a personal representative of the deceased person had been a party to the suit। मतलब कि सपोज करो ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ए डाइज, और ए का प्रूव होगा कि कोई एलआर नहीं है, तो जब एलआर नहीं है तो सूट अबेट हो जाएगा नॉर्मली, बट राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है ए की डेथ पे, पर एलआर नहीं है। सो इन दैट केस कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट या तो बिना एलआर्स को इम्प्लीड किए सूट को आगे प्रोसीड कर सकती है, या एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट कर सकती है, या अपने कोर्ट के किसी ऑफिसर को बीइंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ ए अपॉइंट कर सकती है, या किसी भी बंदे को जिसको वो ठीक समझे उसको वो अपॉइंट कर सकती है। एंड इन दैट केस, इन चारों केसेस में अगर कोर्ट जजमेंट पास करती है, देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑफ द डिसीज्ड। तो आगे है, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर दिस रूल द कोर्ट मे रिक्वायर नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द ऑर्डर टू बी गिवन टू सच इफ एनी ऑफ द पर्सन्स हैविंग एन इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एज इट थिंक्स फिट। मतलब कि कोर्ट को जो एप्लीकेशन लगी है कि या तो आप एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट कर दो, या बिना रिप्रेजेंटेटिव के सूट सुन लो, या अपनी कोर्ट का कोई भी बंदा अपॉइंट कर दो, उस केस में उस एप्लीकेशन का कोर्ट को नोटिस देना पड़ेगा टू द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन द स्टेट ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन। जो कोर्ट को ठीक लगते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं स्टेट में, तो उनको नोटिस देगी, उनके ऑब्जेक्शंस ले लेगी। एंड शैल असर्टेन दैट द पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड person is willing to be so appointed and has no interest adverse to that effect of the deceased person। दो चीज़ें देखेगी, एक तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको नोटिस करेगी, और दूसरा जो पर्सन को उन्होंने अपॉइंट करने के लिए सोचा है उससे उसकी कंसेंट ली जाएगी कि क्या वो इंटरेस्टेड है अपॉइंट होने के लिए। अगर वो हाँ करता है तो कोर्ट दूसरी चीज़ क्या देखेगी कि उस पर्सन का उस एस्टेट में एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एडवर्स इंटरेस्ट है तो अपॉइंट नहीं करेगी, अगर एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है तो अपॉइंट कर देगी। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड plaintiff or a deceased defendant, such question shall be determined by the court। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई बंदा उसका एलआर है या नहीं है, ये क्वेश्चन कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच क्वेश्चन अराइजेज बिफोर द एपेलेट कोर्ट, दैट कोर्ट में बिफोर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन डायरेक्ट एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू ट्राई द क्वेश्चन एंड टू return the records together with the evidence, if any, recorded at such trial, its finding and reasons thereof, and the appellate court may take the same into consideration in determining the question। मतलब कि अगर एलआर का
एलआर कोई बंदा है या नहीं है, ये क्वेश्चन एपिलेट स्टेज में अराइज होता है। इन दैट केस जो एपिलेट कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इसके ऊपर हियरिंग करके एविडेंस अगर कोई लिया है उसको लेके अपनी ओपिनियन दे दो कि ये बंदा एलआर बनता है कि नहीं बनता है। उन सभी चीज़ों को जो एपिलेट कोर्ट है वो कंसीडर कर सकती है। नो अबेटमेंट बाय रीजंस ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग, मतलब कि जब हियरिंग फाइनल हो गई, आर्गूमेंट्स हो गए, बट जजमेंट रिजर्व है, तो उस टाइम पे किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, इन दैट केस सूट शैल नॉट अबेट। कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फोरगोइंग रूल्स वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, मतलब कि राइट टू स्यू सर्वाइव करता है या नहीं करता है, देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाय रीजंस ऑफ द डेथ ऑफ आइदर पार्टी between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment, but judgment may in such case be pronounced notwithstanding the death and shall have the same force and effect as if it had been pronounced before the death took place। मतलब कि यहाँ पे सूट फाइल हुआ, ये ट्रायल चला, यहाँ पे फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए, अब यहाँ पे जजमेंट आनी थी, ये जजमेंट रिजर्व की हुई है, जजमेंट रिजर्व्ड है। During this period, either the plaintiff or the defendant dies and right to sue survives or not survives, दोनों केस हो सकते हैं। तो इन दैट केस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे एलआर्स आए हैं चाहे नहीं आए, कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट, और अगर कोर्ट प्रोनाउंस करती है जब जजमेंट तो उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी मरा है वो जिंदा हो, तो उसका सिमिलर इफेक्ट होगा। सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ अ फीमेल पार्टी, मतलब कि अगर एक लेडी के अगेंस्ट सूट है, दैट सूट शैल नॉट बी अबेटेड मियरली ऑफ द फैक्ट दैट शी गॉट मैरिड, उसकी मैरिज होने के कारण वो सूट अबेट नहीं होगा। द मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट, बट द सूट में नॉट विथस्टैंडिंग बी प्रोसीडेड विद द जजमेंट एंड where the decree is against a female defendant, it may be executed against her alone। मतलब ये है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट लेडी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, उसकी मैरिज हो जाती है, तो सूट अबेट नहीं होगा। अगर उस सूट में डिक्री आ जाती है, देन दैट डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली अगेंस्ट द दैट लेडी। उसका प्लेंटिफ अपना उसका हस्बैंड अब वो नहीं हो जाएगा लाइबल उस डिक्री के अगेंस्ट कि मियरली उसने मैरिज कर रही लड़के ने हस्बैंड बन गया, तो उस वजह से वो डिक्री उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सिर्फ लेडी के अगेंस्ट होगी। वेयर द हस्बैंड इज़ बाय लॉ लाइबल फॉर द डेथ्स ऑफ हिज वाइफ, द डिक्री में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो, एंड इन केस ऑफ अ जजमेंट फॉर द वाइफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में विद सच परमिशन बी इशूड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द हस्बैंड, where the husband is by law entitled to the subject matter of the decree। मतलब कि अगर लेडी प्लेंटिफ है तो उसने जो सूट फाइल किया है उसमें डिक्री आ गई एंड बाय लॉ हस्बैंड के पास उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग लॉ ने कुछ एंटाइटलमेंट दे दी, तो हस्बैंड भी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। सिमिलरली अगर लेडी डिफेंडेंट है सूट में, उसके अगेंस्ट डिक्री आ गई और लॉ बोलता है कि जो वाइफ के अगेंस्ट कोई लॉ बता रहा है कि अगर वाइफ के अगेंस्ट कोई डेट अराइज होता है, दैट कैन बी रिकवर्ड ऑल्सो फ्रॉम अ हस्बैंड, इन दैट केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट दैट डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो। व्हेन प्लेंटिव्स इंसॉल्वेंसी बार सूट, ये इंसॉल्वेंसी भी आ गया, हमने ऊपर किया था डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी। द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ प्लेंटिफ इन एनी सूट विच द असाइनी और रिसीवर माइट मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर्स शैल नॉट सॉरी They're saying
The insolvency of a plaintiff in any suit which the assignee or receiver might maintain for the benefit of his creditor shall not cause the suit to abate unless such an assignee or receivers decline to continue the suit, or unless any special reasons for the court otherwise direct to give security for the cause thereof within such time as the court may direct. अगर तो सपोज करो प्लेंटिफ वो क्या है कि इंसॉल्वेंट हो गया, प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हुआ है और उसके जो असाइनी या रिसीवर हैं वो मेंटेन कर रहे हैं क्रेडिटर्स का सारा डिटेल्स, कि उसकी जो स्टेट वगैरह को मैनेज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स, तो सूट अबेट नहीं होगा। अगर असाइनी और रिसीवर एज द केस में भी वो डिक्लाइन कर देते हैं सूट को कंटिन्यू करने के लिए, या कोर्ट को कोई रीज़न लगता है जिसकी वजह से कोर्ट कहती है कि प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया और सूट को कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए, इन दैट केस कोर्ट कैन अबेट द सूट, बट कोर्ट शैल टेक द सिक्योरिटी टू पे द कॉस्ट टू द डिफेंडेंट। उनकी कॉस्ट को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि मुझे दी जाए। Procedure where assignee fails to continue suit or give security. Where the assignee or receiver neglects or refuses to continue the suit and to give such security within the time so ordered, the defendant may apply for the dismissal of the suit on the ground of the plaintiff's insolvency, and the court may make an order dismissing the suit and award the defendant the cost which he has incurred in the defendant, the same to be proved as a debt against the plaintiff's estate. मतलब क्या कि ऊपर उन्होंने बोला असाइनी ने और जो रिसीवर है कि हमने कि सूट को कंटिन्यू नहीं करना, या वो निगलेक्ट करते हैं तो सिक्योरिटी भी नहीं देते साथ में, जैसे कोर्ट ने बोला कि सिक्योरिटी दे दो कॉस्ट के लिए, वो उस टाइम में सिक्योरिटी भी नहीं देते हैं। देन द डिफेंडेंट हैज़ अ राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट। ये सूट को ये डिसमिस करो आप, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे सूट को डिसमिस कर सकती है और डिफेंडेंट को कॉस्ट दे सकती है। जो कॉस्ट डिफेंडेंट को कोर्ट देगी दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ की स्टेट के अगेंस्ट डेट माना जाएगा एंड दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द प्लेंटिफ। इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल। वेयर अ सूट अबेट्स और इज डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर, नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मतलब कि अगर अबेट हो गया उस कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग सेम सूट फाइल नहीं हो सकता। द प्लेंटिफ और द पर्सन क्लेमिंग टू बी द एल्डर्स ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ और असाइनी ऑफ द रिसीवर इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ may apply for an order to set aside the abatement or dismissal, and if it is proved that he was prevented by sufficient cause from continuing the suit, the court shall set aside the abatement or dismissal upon such terms or cost as or otherwise that is thinks fit। मतलब क्या कि अगर सूट अबेट हो गया डेथ के बाद या इंसॉल्वेंसी के बाद, तो उस केस में उस अबेटमेंट को सेट असाइड कराया जा सकता है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई होंगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? नथिंग इन दिस रूल शैल बी कंस्ट्रूड एज बारिंग इन एनी लेटर सूट अ डिफेंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉज ऑफ एक्शन इन द सूट विच हैड अबेटेड और हैज़ बिन डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर। मतलब कि अगर एक सूट अबेट हो गया और कल को कोई और सूट अराइज होता है, तो इस सूट में जो भी कोई पॉजिटिवली कोई डिफेंस था या प्लीडिंग्स थी, मीन्स जो कोई भी आर्गूमेंट था रेज किया जा सकता था, कोई पॉइंट रेज किया जा सकता था, वो दूसरे सूट में बार नहीं होगा। जैसे हमने ये अपना ऑर्डर अपना ये रूल 9 का सब रूल 1 किया है, उसमें बोल रहा है कि जब सूट डिसमिस हो जाएगा, अपना अबेट हो जाएगा या डिसमिस हो जाएगा इस ऑर्डर 22 के अंडर, मतलब कि अबेट हो गया डेथ के ऊपर और इंसॉल्वेंसी के में जब डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगाई तो डिसमिस हो गया, तो उसके ऊपर फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता। तो अबेटमेंट की एक एग्जांपल करते हैं हम। सपोज करो ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ द हाउस। तो क्या हुआ कि जी ए की डेथ हो गई, एलआर्स इम्प्लीड नहीं हुए और सूट अबेट हो गया।
अब जब सूट अबेट हो गया, देन एल आर्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, तो सूट वो फाइल कर ही नहीं सकते. नाउ व्हाट हैपन्स, वन एक्स फोर्सिबली टुक द पोजेशन फ्रॉम बी. एक्स ने ट्रेसपास किया उसी प्रॉपर्टी पे और बी से पोजेशन ले लिया. तो नाउ हियर एक्स पार्टी इज एक्स पर्सन इज अ थर्ड पार्टी, वो तो सूट में था ही नहीं. नाउ व्हाट हैपेंड, द एल्लार्स फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एक्स टू ऑब्टेन द पोजेशन. हियर एल्लार्स कैन फाइल द सूट अगेंस्ट एक्स and can raise the points which could have been raised in the suit which has been filed by A against B. मतलब कि A ने बोला था कि मैं ऑनर हूँ, मेरे को पोजेशन दिलाया जाए, तो यहाँ पे जो एलआर्स हैं वो एक्स के अगेंस्ट तो सूट फाइल कर सकते हैं कि ही इज द ट्रेसपासर इन द प्रॉपर्टी एंड ही हैज़ नो राइट टू रिटेन द पोजेशन, सो द पोजेशन शैल बी डिलीवर्ड टू अस बीइंग द ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. तो इस केस में सूट बार नहीं होगा, जो अबेटमेंट रहेगी वो विद इन पार्टीज रहेगी. सपोज करो इस केस में एक्स ने कर लिया अपना क्या कहते हैं पोजेशन ले लिया. अब क्या हुआ, एक्स के पास एल आर्स गए और बोले कि भाई पोजेशन दे दे, नहीं तो उठा के बाहर फेंक देंगे, कि आराम से पोजेशन दे दे. अब एल आर्स एक्स को धमकाने लगे. एक्स फाइल्ड अ सूट टू प्रोटेक्ट हिज पोजेशन दैट आई एम हैविंग द पोजेशन एंड these LRs are threatening me to dispossess from the house, from the property. तो मेरे पोजेशन को प्रोटेक्ट किया जाए. तो उस केस में LRs अपना डिफेंस रेज कर सकते हैं कि वी आर द ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग द LRs ऑफ ए, सो वी आर एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द पोजेशन, काइंडली ग्रांट अस द अलाउ अस द पोजेशन टू ऑब्टेन द पोजेशन फ्रॉम एक्स. उस केस में सूट अबेट नहीं होगा. आगे है प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट. इन अदर केसेस ऑफ एन असाइनमेंट, क्रिएशन और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट में बाय लीव ऑफ द कोर्ट बी कंटिन्यूड बाय और अगेंस्ट द पर्सन टू और अपॉन होम सच इंटरेस्ट हैज़ कम और डिवॉल्व. मतलब कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ए ने बी को सूट फाइल किया फॉर ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ द हाउस एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ए सेल्स द हाउस टू सी, उसका जो ऑनरशिप का राइट है वो सी के ऊपर डिवॉल्व कर गया, तो सी अपने सूट को कंटिन्यू कर सकता है. द अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री पेंडिंग एन अपील देयर फ्रॉम शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटरेस्ट एंटाइटलिंग द पर्सन हु प्रोक्योर्ड सच अटैचमेंट टू द बेनिफिट ऑफ सब रूल 1. मतलब द अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री पेंडिंग एन अपील देयर फ्रॉम shall be deemed to be an interest entitling the person who procured such attachment to the benefit of sub rule 1. मतलब कि ए ने बी के अगेंस्ट एक डिक्री ऑब्टेन कर ली और डिक्री मिल गई ए को, बी अपील में चला गया, वो अपील पेंडिंग है. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील सी है, उसने ए के ऊपर सूट फाइल किया और उसकी ये वाली डिक्री को एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट में अटैच करवा लिया, तो सी इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस डिक्री. तो अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील ए डाइज, देन सी कैन कंटिन्यू द अपील बीइंग द पर्सन इंटरेस्टेड इन दैट डिक्री. तो वो सी कंटिन्यू कर सकता है उस अपील को. आगे ड्यूटी ऑफ द प्लीडर टू कम्युनिकेट टू कोर्ट द डेथ ऑफ द पार्टी, कि जो प्लीडर है जैसे ही उसको पता लगेगा कि उसके क्लाइंट की डेथ हो गई है, ही शैल इन्फॉर्म इट टू द कोर्ट, वो नोटिस दे देगा कोर्ट को. जब तक डेथ होने के बाद भी वो जितनी देर तक नोटिस नहीं देता उतनी देर तक उनके बीच में प्लीडर और अटॉर्नी का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है, वो सबसिस्टिंग डीम किया जाएगा कि सबसिस्टिंग है. आगे है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स टू अपील्स. इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर्स टू अपील सो फार एज मे बी द वर्ड प्लेंटिव शैल बी इंक्लूडेड एन एप्लेंट एंड द वर्ड अ रिस्पॉन्डेंट. मतलब कि अपील में एप्लेंट और रिस्पॉन्डेंट होते हैं, तो अपील के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा. प्लेंटिव की जगह वहाँ पे एप्लेंट हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लेंटिव है, जहाँ जहाँ पे डिफेंडेंट है वहाँ पे रिस्पॉन्डेंट हो जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्स टू प्रोसीडिंग्स
Nothing in Rule 3, 4 and 8 shall apply to the proceedings in execution of a decree or order. जो रूल 3 एंड 4 8 है 3 4 एंड 8 है सॉरी, वो तीनों रूल्स एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में नहीं लगेंगे, बाकी के सारे लगेंगे। 3 4 8 को छोड़ के एग्जीक्यूशन के ऊपर सारे रूल्स लगेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ। ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि बी ने मेरे ऊपर असॉल्ट किया और मेरे को डैमेजेस दिलाए जाएं। ये पर्सनल क्लेम है ए का। अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ए डाइज तो उसके एलआरस इम्प्लीड नहीं होंगे, बिकॉज राइट टू सूट डजंट सर्वाइव इन द फेवर ऑफ ए, बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल क्लेम, डैमेजेस क्लेम के। तो क्या होता है इस सूट में, ए सूट फाइल करता है बी के ऊपर और उसको 10,000 रुपये की डिक्री मिल जाती है डैमेजेस की। आफ्टर द डिक्री जब बी अपील में जाता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील ए डाइज। नाउ वेदर द एलआरस ऑफ ए कैन बी इम्प्लीटेड इन द अपील। नॉर्मली तो जब सूट की एक डिसाइड होने के बाद अपील पड़ती है, देन इट बिकम्स अ रेस सब्जुडाइज, वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ सूट ही माना जाता है। तो इस केस में नॉर्मली अगर तो ट्रायल में सूट में ए की डेथ हो जाती तो एलआरस इम्प्लीट नहीं होने थे, बट नाउ द केस इज दैट द डिक्री हैज़ बीन पास्ड इन फेवर ऑफ ए। तो ये जो डिक्री है अब मनी डिक्री बन गई, मनी डिक्री बन गई, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट बी। अगर ये सूट यहाँ पे सॉरी अपील यहाँ पे अबेट हो जाती है ए की डेथ के कारण, देन दिस डिक्री बिकम्स फाइनल, 10,000 की डिक्री फाइनल हो जाएगी, तो वो बी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट की जा सकती है। Therefore, in this case, during the pendency of the appeal, if A dies, then the LRs of B can be pleaded, despite of the fact that the original suit has been instituted on the basis of a personal claim and the right to sue doesn't survive in favor of LR। क्योंकि अब ये मनी डिक्री बन गई, इसको वेट करने के बाद ये एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी, इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है मनी डिक्री को। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इनको अलाउ किया जाएगा एलआरस को। अगर सिमिलरली केस अगर बी मर जाता है तो भी एलआरस अपॉइंट किए जा सकते हैं, बिकॉज अगर अपील को बी के मरने से वेट कर देंगे तब भी ये डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है, तो एलआरस के उस अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगी जिसको उनकी प्रॉपर्टी जाएगी बी की। तो टू अवॉइड दैट कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे एलआरस बी के भी इम्प्लीड किए जा सकते हैं। आगे आते हैं, कुछ केसेस हैं इसके ऊपर, 2-3 केसेस हैं। पहला तो है मिठाई लाल दल सागर सिंह वर्सेस अन्ना भाई देवराम किन्नी 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट क्या कहती है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी द सूट विल अबेट पर से एंड देयर इज़ नो सेपरेट ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट रिक्वायर्ड। कोई सेपरेट ऑर्डर की रिक्वायर्ड नहीं है। Upon the death of the party, the trial of the suit will not be conducted and the suit will remain in suspended animation। कि एक अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, जितनी देर तक एलआरस इम्प्लीट नहीं होते, सूट सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगा, उसका ट्रायल नहीं होगा। आफ्टर द अबेटमेंट हैज़ टेकन प्लेस अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 90 days, the application for setting aside can be filed within the next 60 days and in such application the party needs to be only for setting aside of the abatement and it is not required separately to file an application for substitution, rather the prayer for the substitution will be deemed to be implicit in the prayer for the setting aside the abatement। मतलब कि सपोज करो 90 डेज के बाद सूट अबेट हो गया तो 60 डेज में सेटिंग असाइड लगा सकते हैं। अगर तो 90 डेज में एप्लीकेशन लगाएंगे अबेटमेंट से पहले, तो उसमें क्या एप्लीकेशन लगेगी कि मेरे को इम्प्लीट किया जाए, एप्लीकेशन इम्प्लीटमेंट की लगेगी। अब सूट अबेट हो गया तो उसको सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगानी है, तो साथ में इम्प्लीटमेंट की एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन की प्रेयर है उसमें इम्प्लाइडली डीम्ड होगा कि उसमें सब्सटीट्यूशन की भी प्रेयर है, सेपरेट एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। Even if one of the legal representative is substituted, the whole suit will revive and that legal representative, if he has substituted the defendant, will be liable to the extent of his character as a legal representative।
मतलब कि अगर प्लेंटिव की डेथ होगी, उसका एक एलआर आया है तो पूरा सूट रिवाइव कर जाएगा। अगर डिफेंडेंट की डेथ होगी, उसके सपोज करो 3 एलआर है, उसमें से एक को इम्प्लीड किया गया है, 2 को इम्प्लीड नहीं किया गया है, इन दैट केस जो एक एलआर आया है उसको जितनी प्रॉपर्टी जिस एक्सटेंट तक शेयर मिला है उसकी लाइबिलिटी भी उसी एक्सटेंट तक होगी, सारी डेट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर सारे डेट की लाइबिलिटी लेके आना चाहता है प्लेंटिव तो उसके सारे एलआर्स को इम्प्लीड करना पड़ेगा। अगर कम को करता है तो उनका जितना जितना शेयर बनता है उसकी प्रॉपर्टी में डिसीज्ड की, उतनी उतनी उनकी लाइबिलिटी बढ़ेगी बस। आगे है एक केस है यल्वा वर्सेस शांतवा 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने एक्स पार्टी डिक्री ले ली थी अगेंस्ट हिज वाइफ, और वाइफ अपील में चली गई थी उस एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट, एंड द एपलेट कोर्ट ने सेट असाइड कर दी उस डिक्री को। वेयर अपॉन इट रिमांड्स द केस टू द ट्रायल कोर्ट बैक फॉर अ रीट्रायल वाइल द प्रोसीडिंग्स वर पेंडिंग इन अ ट्रायल कोर्ट एच डाइस। तो उसमें सूट था वो अबेट हो जाएगा कि उसका क्या कहते हैं कि डाइवोर्स का सूट है वो अबेट हो जाएगा कि पर्सनल क्लेम है, एच ने वाइफ के अगेंस्ट लेना है, एलआर तो ले नहीं सकते डिवोर्स, तो पर्सनल क्लेम है। जब रिमांड बैक हो गया तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आफ्टर रिमांडिंग बैक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द क्लेम ट्रायल इफ हस्बैंड डाइज देन द सूट शैल अबेट। एक और एग्जांपल बताता हूँ। हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट सूट फाइल अपना डाइवोर्स पटिशन फाइल की और उसने एक्स पार्टे डिक्री ले ली। हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट की एक्स पार्टे डिक्री ले ली उसने वाइफ के अगेंस्ट। वाइफ ने सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे एप्लीकेशन लगाई, वाइफ ने उसके हस्बैंड के अगेंस्ट सेटिंग असाइड लगाई, एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट सेटिंग असाइड एप्लीकेशन, चलो उसके एप्लीकेशन नहीं बोलते, उस एक्स पार्टी के अगेंस्ट डिक्री के अगेंस्ट इसको चेंज करते एग्जाम्पल को, इस सेटिंग असाइड अपना एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट वाइफ अपील में चली गई और उसमें प्रेयर की कि डिक्री को सेट असाइड किया जाए, एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील हस्बैंड डाइज। नाउ इन दिस केस वैसे तो पर्सनल क्लेम की बात है तो राइट टू स्यू सर्वाइव करता नहीं है एलआर्स में, तो इम्प्लीड नहीं होंगे। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट कहती कि इसमें एच के एलआर्स इम्प्लीड होंगे बिकॉज द डिक्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एक्स पार्टे एंड इन केस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, अगर तो एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड कर देते हैं देन द केस इज दैट इट शैल रिवर्ट बैक टू द स्टेज वेयर द डिक्री हैज़ बीन पास इन द ट्रायल कोर्ट एंड इट विल ऑटोमेटिकली अबेट। जैसे ही हम वापस करेंगे वो अबेट हो जाएगी। इसमें कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के स्टेटस की बात है। अगर तो हम अपील अबेट कर देते हैं तो उस अपील में अबेट होने के बाद उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो डाइवोर्सी हो जाएंगे, तो वाइफ का राइट नहीं रहेगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। अगर सेटिंग असाइड हो जाती है एक्स पार्टी डिक्री की, हम सेट असाइड कर देते हैं डिक्री को, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ रिमेन रहेंगे, क्योंकि हस्बैंड ये मान लिया जाएगा कि डिक्री सेट असाइड हो गई, ट्रायल पेंडिंग है और अपना क्या कहते हैं हस्बैंड की ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल डेथ हो गई और सूट अबेट हो गया, तो वो उसकी विडो बनेगी, डाइवोर्सी नहीं होगी, विडो होगी। तो इन दैट केस तो कोर्ट ने एलआर्स को अलाउ किया था। एक इसको और एलैबोरेट करके एग्जांपल बताता हूँ कि हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स सूट फाइल किया और एक्स पार्टी डिक्री ले ली, एक्स पार्टी डिक्री ले ली। वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट में सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री की एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। इस डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट वाइफ रिवीजन में चली गई एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिवीजन द हस्बैंड डाइज। कि जो ट्रायल कोर्ट ने सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन को डिसाइड किया वो गलत किया है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट रिवीजन हस्बैंड डाइज, इन दैट केस द रिविजनल कोर्ट can allow the LRs to be pleaded because in that case if the setting aside application has been allowed then the trial of the case will be reverted back to the stage where the ex parte proceedings has been initiated।
कि जब वाइफ के अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीड की थी वहीं पे रिवर्ट बैक कर जाएगा, और रिवर्ट बैक करते ही हस्बैंड मर चुका है तो सूट अबेट हो जाएगा। तो कोर्ट कहती है इसमें इनके स्टेटस का फ़र्क आता है। अगर तो इसकी एप्लीकेशन अलाउ होती है मेरिट पे तो ये बनेगी विडोअर, क्योंकि सूट रिवर्ट बैक कर जाएगा, रिमांड बैक हो जाएगा, और रिमांड बैक होते ही उस स्टेज पे चला जाएगा जब इसको एक्स पार्टी प्रोसीड किया गया था, जब उसके आगे अब ट्रायल हो नहीं सकता क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई है, राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा, तो वो सूट अबेट हो जाएगा एंड शी विल बिकम द विडो ऑफ द हस्बैंड। अगर सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन अलाउ नहीं होती है तो ये क्या होगी, इसकी जो डिक्री है डिवोर्स की एक्स पार्टे वो फाइनल हो जाएगी और शी विल बिकम द डाइवोर्सी। उनके स्टेटस में चेंज है, उसमें उसका राइट है विडो का राइट है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, और डाइवोर्स लेडी का राइट नहीं है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बीइंग एज ए क्लास 1 हियर। तो उसमें कहते हैं इसका राइट का मैटर है। तो इस केस में कोर्ट ने वाइफ को एलआर इम्प्लीट करने के लिए उसकी मदर इन लॉ को अलाउ किया था। आप इसको जरूर पढ़िएगा। एम वीरप्पा वर्सेस एल्विन स्क्वेरा 1988, एक ये भी इम्पोर्टेंट केस है, इसको भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ये इसी के साथ हमारा अबेटमेंट ऑफ सूट पूरा ख़त्म हो जाता है। अबेटमेंट ऑफ सूट पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। वहाँ पे वो घुमा फिरा के फैक्ट्स देंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ के फिर आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बेयर लैंग्वेज को पढ़िए और कंसेप्ट को समझिए कि कहाँ कहाँ पर राइट टू सू सर्वाइव हो रहा है और राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लीजिएगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। थैंक यू।